हेलो। पंद्रह तारीख होने वाली है, ठीक है आप लोगों को याद है? 15 को है क्या? 16 से आते। हेलो। बच के इससे देवदत्त गिर जाएगा ये। बच गया उस दिन तो जतिन तोड़ देता नहीं तो। चलो ऐसा है, देखो गाइस, देखो पहले तो ईमानदारी से ये बताओ कि लास्ट क्लास कौन कौन बच्चे नहीं थे? लास्ट जो रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक हुआ है, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, कौन कौन बच्चा नहीं था? हैंड रेज करो। स्वास्तिक, तुम और सब थे? फिर बस स्वास्तिक को छोड़ के बाकी सारा मैटर सबको समझ में आ जाएगा। देखिए, क्योंकि लास्ट क्लास में एक टॉपिक कराया हमने, रविश तुम थे, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। अभी जो रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर था ना, वो एक तरीके का जरिया है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जब क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेट होंगे तो उसको सॉल्व करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है, और उसके ऊपर हम कुछ काम कर रहे थे, लेकिन हमने एक या दो ही क्वेश्चन बना पाए थे, फिर रुक गए थे क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। तो आज मैं आपको कंप्लीट सेट करा दूंगा वेक्टर्स को, कैसे हमें अगर एक जगह पर 2 वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, 5 वेक्टर भी हो, तो भी हम उनका नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रिजॉल्विंग। देखिए, अगर एक जगह पे 2 वेक्टर है ना बच्चों, फिर आप चाहें तो वाला फॉर्म मेथड लगाइए, r बराबर में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और फिर उससे डायरेक्शन भी निकाल लीजिए tan अल्फा वाले फॉर्मूले से। अगर आपने पूरा वेक्टर समझा है तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि अगर एक जगह पर 2 वेक्टर हैं तो मेरे लिए वो फॉर्मूला बढ़िया काम करता है। बट अगर 3 वेक्टर आ जाए, 4 वेक्टर आ जाए, 5 वेक्टर आ जाए, तो फिर आपके पास एक ही टेक्निक सबसे बेस्ट रहती है, वो है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। याद आ रहे हैं? रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर 2 वाले में भी काम कर जाएगा, 3 वाले में तो करना ही करना है, 4 में भी करना ही करना है। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि अगर 2 वेक्टर दिए हुए तो आप चाहें तो रिजल्टेंट का वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने पहले सीखा है। लेकिन 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर के केस में आपको करना ही रिजॉल्विंग है। करना ही बोलो क्या है? रिजॉल्विंग। सो मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया था, मैं थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को ब्रीफली कि रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर क्या था। तो रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर बच्चों ये चीज थी जो मैंने तुम्हें बताई थी। आज हम उसके ऊपर फाइनलाइज करेंगे चीजों को और बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाएंगे। सो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मान लीजिए कि कोई पैराशूट इस तरीके से मूव कर रहा है, ये पैराशूट इस तरीके से मूव कर रहा है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में बोलो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल जो वो बना के जा रहा है वो मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पैराशूट जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना के। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी ने बोला कि उस एरो पे लिखा 30 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि उधर वो 1 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर रहा है? 30। मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर कवर कर रहा है? 30 मीटर कवर कर रहा है। लेकिन मेरा आपसे ये पूछना है कि ये भले ही इस तरीके से जा रहा है, बट ये कुछ वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कुछ वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में। एक्स और वाई क्या बोलो? ये एक्स डायरेक्शन, और ये वाली बोलो क्या? वाई डायरेक्शन। अगर, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वो 1 सेकंड में यहां 30 मीटर मूव करता है, मतलब पैराशूट इस डायरेक्शन में 1 सेकंड में 30 मीटर ऐसे मूवमेंट कर गया, तो क्या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इंसान नीचे खड़ा होकर देख रहा है तो क्या उसको लगता है, क्या उसको पता लगता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या उसने 30 मीटर ही मूव किया है? अब आप बताओ ना, 1 सेकंड में अगर ये 30 मीटर तो क्या ये 30 मीटर है? मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं कि उस डायरेक्शन में उसने 1 सेकंड में कितने मीटर कवर किया? 30 मीटर। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में भी क्या वो 30 यूनिट मूव कर चुका है? वो यहां था और अब यहां पर है, मतलब इसको मैं उठा के यहां पर ले आऊं तो हॉरिजॉन्टल में बस इतना मूवमेंट किया, बोला है कि नहीं? और वर्टिकल में कितना मूवमेंट किया बोलो? तो वर्टिकल में वो इतना मूवमेंट किया, पहले यहां था और इतना ऊपर चला गया, तो इतना मूवमेंट किया वर्टिकल में। वर्टिकल में इतना मूवमेंट किया, देखो इतना मूवमेंट वर्टिकल में किया, और इतना मूवमेंट बोलो क्या है? हॉरिजॉन्टल में किया, और इतना करे नेट उसने मूवमेंट। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा कहीं भी कुछ हो रही है, लग रही है,
वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से अलग है, मतलब हॉरिजॉन्टल है फिर तो हॉरिजॉन्टल ही है, वर्टिकल है फिर तो वर्टिकल ही है। बट अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से अलग भेजा जा रहा है, मान लीजिए मैंने ऐसे वेलोसिटी लगाया, तो इस वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट एक्स में और कुछ कंपोनेंट, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 30 की है तो एक्स डायरेक्शन में वो 30 की वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, वाई डायरेक्शन में 30 की वेलोसिटी से मूव, उसकी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अलग होगी और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। इसका जो कंपोनेंट होगा एक्स में अलग होगा और वाई में क्या होगा, अलग। इसको तुम, ये बात मैं बार बार उस दिन भी बोल रहा था कि जब मैं किसी चीज को ऐसे फेंकता हूं तो भले ही मैं उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाता हूं, बट उस फोर्स का कुछ हिस्सा काम कर रहा है एक्स में और कुछ काम कर रहा है बोलो वाई में, इसलिए हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता है और वर्टिकली मूवमेंट करता है। अब वो कितना काम कर रहा है एक्स में और वाई में, उसका मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने तुम लोगों को डायरेक्ट बोल दिया था कि अगर ये मान लो ए वेक्टर है और ये थीटा बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इधर इसका कितना कंपोनेंट काम करेगा, ए कॉस थीटा, और इधर बोलो कितना करेगा, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं। तो मेरा ये कहना था कि अगर मान लीजिए पैराशूट इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो क्या वो हॉरिजॉन्टली भी 30 मीटर पर सेकंड चल रहा है? आपको इसको ना सिनेरियो को रियल सिनेरियो समझ के चलो, ये पैराशूट वहां से वहां चला गया और ये लेंथ 30 मीटर है, तो क्या लगता है कि ये लेंथ भी 30 मीटर है? एक सेकंड में ये वहां से वहां चला गया, तो उसी एक सेकंड में हॉरिजॉन्टली तो बस इतना सा मूवमेंट हुआ है, तो ये कितना होगा? तो आपने सिंपल देखो भाई, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती है उनके लिए तो खेल बिल्कुल ही समाप्त है, क्योंकि हाइपोटेनस है और ये एंगल है। अगर तुम्हें एक ट्रायंगल का तुम्हें एक एंगल पता है और कोई भी एक साइड पता है तो बाकी साइड निकल जाएंगी। तो मेरे को पता है बेस कैसे निकलेगा, तो बेस होता है cos थीटा बराबर में क्या बोलो, बेस अपॉन में बोलो क्या, हाइपोटेनस यानी 30, तो बोलो बेस कितना आएगा, बोलो 30 cos 30, 30 cos थीटा ना, सॉरी 30 cos थीटा, या मैंने आप लोगों को बोला था वेलोसिटी एक्स में कितनी आएगी बताओ जरा, v cos थीटा, कितना आएगी बोलो, v cos थीटा, मतलब कितना बोलो 30 cos 60, अरे भाई तो आ गया 30 cos 60, कितना आएगा बताओ जरा, 30 इंटू में 1/2, सॉरी कितना आएगा बोलो, मतलब भले ही उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड हो, पर ये हॉरिजॉन्टली से कितनी दूरी, कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से। वर्टिकल यहां जा रहा है वो 30 से, लेकिन इस डायरेक्शन में कितने जा रहा है बोलो, 15 से। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? नहीं आ रहा यार सरस्वती। और इधर कितने से आएगा बोलो, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितने से आएगा, तो ये v sin थीटा था, याद है कैसे आया था? सिंपल सी बात है, ये v है और ये थीटा है, तो ये लेंथ कितना आएगा बोलो, v sin थीटा। अरे sin थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो, sin थीटा बराबर में कितना बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन में बोलो क्या, हाइपोटेनस, दैट इज 30, तो परपेंडिकुलर आएगा 30 sin 30, 30 sin थीटा, अरे नहीं आ रही बात समझ में, यानी v sin थीटा बोलो, v कितना बोलो 30, sin थीटा मतलब sin 60, यानी 30 गुना में √3/2, ये कैलकुलेट करा था 26 आया था, कितना आया था बोलो, मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि भले ही ये पैराशूट 30 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में मूव कर रहा है, तो इस दिशा में तो हर सेकंड में 30 मीटर ही जा रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली भी हर सेकंड में 30 मीटर मूव कर रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट देखा तो कितना निकला बोलो, सिर्फ 15 निकला, और वर्टिकल देखा तो वर्टिकल थोड़ा ज्यादा निकला, बोलो कितना, 26 निकला। ऐसा क्यों? ये एंगल उसका 60 डिग्री है, मतलब थोड़ा सा बीच से भी थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, जब ऐसे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकल मूवमेंट थोड़ी ज्यादा है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलो क्या है, कम है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी अलग है, इसकी अलग है, और इसकी बोलो क्या है, अलग है। नहीं है ना समझ में, याद आ गया? तो मैंने ये बोला था एक बैट्समैन जब ऐसे बॉल को हिट करता है, तो जब बॉल शॉट ऐसे मारता है तो फोर्स जब वो ऐसे लगाता है तो कुछ फोर्स एक्स में काम कर रहा है, तो कुछ फोर्स वाई में काम कर रहा है, तभी तो वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी कर रहा है और वर्टिकल मूवमेंट भी कर रहा है। तो मैंने बोला कि अगर मान लो एफ फोर्स इस डायरेक्शन में कहीं भी लगाया और उसका थीटा एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना काम करेगा, एफ कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कितना करेगा बोलो, समझ नहीं आ रहा शायद। और उसका लॉजिक है यार, मैं आपको मतलब इसके लिए ये तो ना कह रहा हूं कि ये रटने वाली चीज है आप लोगों को, आपको पता है अगर ये चीज एफ है और ये थीटा है तो बेस निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, cos थीटा बराबर बेस अपॉन में एफ आएगा ना, बेस आ जाएगा एफ cos थीटा, ये भी निकल जाएगा sin थीटा के फॉर्मूले से, तो ये भी आ जाएगा एफ sin थीटा। मतलब मेरा कहने का मतलब बस इतना सा, मैं लास्ट बात बोल के खत्म करता हूं इसको, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई भी चीज प्रॉपर हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में है तो फिर सोचना ही नहीं है ना, फिर तो वो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल ही होगी या वर्टिकल होगी। लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन से अलग किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, मैंने इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाया तो ये एक्स में मूव कर रहा है और वाई में मूव कर रहा है, तो मैं बोलूंगा इसके पास कुछ कंपोनेंट एक्स में भी और कुछ कंपोनेंट वाई में भी, इसी को बोलते हैं रिजॉल्व करना, इसी को बोलते हैं रिजॉल्व करना, कि किसी भी ऐसे में अगर तुमने फोर्स लगाया तो उसका कितना हिस्सा एक्स में काम कर रहा है और कितना वाई में काम कर रहा है वो देख लो। एक तरीके से पहले तुम लोग तुम्हें ऐसे वेक्टर मिलते थे, तुम रिजल्टेंट निकालते थे, अब तुम्हें एक तरीके से रिजल्टेंट मिला हो तो तुम क्या निकाल रहे हो, रिजॉल्व करके वेक्टर्स निकाल रहे हो, बस यही काम कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं? फिर मैंने तुम लोगों को इसका ना इस्तेमाल बताया था कि इसका बड़ा बेहद बढ़िया इस्तेमाल कराया था जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं? आपको मोटर बोट वाला क्वेश्चन याद है? मोटर बोट वाले में बोट इधर जा रही थी और ये इधर आ रहा था 10 की स्पीड से, ये एंगल 60 था। आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन ऐसे करी थी कि एंगल अगर ये वाला 60 है तो 120 बनेगा, cos 120 कैलकुलेशन करके सब कुछ निकाला था। मैंने तुम लोगों को बहुत सिंपल तरीका बताया था कि इसको रिजॉल्विंग से कैसे कर सकते हो। रिजॉल्विंग टेक्निक कैसे काम करती है बताओ जरा। अगर एक जगह पर जितने मर्जी वेक्टर हो, आपको नेट रिजल्टेंट कैसे निकालना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है जितने भी वेक्टर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हैं उनको नहीं छेड़ना, हॉरिजॉन्टल या
वर्टिकल है उनको नहीं छेड़ना। लेकिन जो उसके अलावा है उनको सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बोलो क्या कर लेना है, रिजॉल्व कर लेना है। जैसे कि ये वाला तो वर्टिकल, ये 25 इसको मत छेड़ो, बट ये वाला जो वेक्टर है तुम लोगों को पता है, ये वाला जो वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से अलग है ना। और ये वेक्टर कितना बोलो 10, और कितने एंगल पे बोलो, तो किसी भी एक तरफ का एंगल मान लो, ये 60 है वो 30 है, तो मैंने उस तरफ का मान लो 30 मान लिया, इस तरफ का भी मान के कर सकते हो। अगर उस तरफ का 30 माना तो मुझे बताओ इसी फोर्स का 10 का मतलब इसी वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर कितना बनेगा, इधर कितना बनेगा। तो अभी तो सीखा है थीटा के साथ वाली लाइन पे कितना बनता है बोलो, अरे याद करो थीटा के साथ वाली लाइन पे कितना बनता है, अभी तो हमने पढ़ा है ना, cos थीटा वाला कंपोनेंट बनता है, और इधर बोलो कितना बनता है, sin थीटा वाला। सो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि इसके साथ में बना tan cos 30 और इधर बोलो क्या बना परपेंडिकुलर में tan sin 30। अरे कोई ऐसे बन रहा है तो उसका कुछ कंपोनेंट इधर भी काम कर रहा है, कुछ इधर भी काम कर रहा है, कोई चीज ऐसे जा रही है मतलब x में मूव कर रही है और नीचे वाले y में मूव कर रही है, तो इधर उसका कितना हिस्सा काम कर रहा है tan cos 30 और इधर कितना कर रहा है बोलो tan sin 30। अच्छा रटना तो नहीं पड़ रहा, समझ में आ रहा है लॉजिकली मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई चीज ऐसे काम कर रही है तो उसका कुछ कंपोनेंट x में भी है और कुछ कंपोनेंट y में, तभी तो वो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट भी कर रही है और वर्टिकल भी कर रही है। तो मैं बस उस फोर्स का इंपैक्ट दोनों डायरेक्शन में देख ले रहा हूँ, या इस वेलोसिटी का इंपैक्ट दोनों डायरेक्शन में देख ले रहा हूँ। तो इधर कितना बनेगा, अक्षर नहीं आ रही बस में, tan cos 30, इधर कितना बनेगा tan sin 30। जैसे ही तुम इसको रिजॉल्व कर लो इसको भूल जाओगे कि तुमने इसका इफेक्ट देख लिया इन दोनों डायरेक्शन के अंदर। तो मुझे बताओ tan cos 30 कितना आएगा बच्चों tan cos 30 कितना होगा, तो cos 30 होता है √3/2, 2 से 10 कट गया 5√3, ये हो गया 5 हो गया। तो अब आप कहेंगे सर अब क्या करें, सर ऊपर 25 नीचे 5, ये 5√3, आप क्या करें सर। देखिए जब भी आप अपने सारे वेक्टर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रिजॉल्व कर लोगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, तो वेक्टर्स कैसे दिखने लगेंगे, या तो कुछ इधर होंगे, कुछ इधर होंगे, कुछ ऊपर होंगे और कुछ नीचे होंगे, जितने मर्जी वेक्टर्स हो। अब आप मुझे बताइए कुछ इधर है और कुछ इधर है, अब जिस तरफ इनमें से ज्यादा बन रहा है, आपको पता है दो वेक्टर अगर अपोजिट हो तो जिस तरफ ज्यादा होता है नेट उस तरफ बन जाएगा। मान लो इस तरफ 25 है और इस तरफ 5 है, तो नेट 20 बच जाएगा, बस तरफ बन जाएगी डायरेक्शन। ऊपर की तरफ 40 है, नीचे की तरफ 35 है, तो ऊपर की तरफ कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो मुझे पता है कि जब मैंने सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रिजॉल्व किया तो हुआ क्या कि ऐसे इधर हॉरिजॉन्टल है, इधर हॉरिजॉन्टल है, ऊपर वर्टिकल है, नीचे वर्टिकल है, आदर्श इधर। तो उसमें जिस तरफ हॉरिजॉन्टल वाला ज्यादा है दूसरे वाले को माइनस करके एक तरफ बना दो, और जिस तरफ वर्टिकल वाला ज्यादा है उस वाले से दूसरे वाले को माइनस करके एक तरफ बना दो वर्टिकल। लास्ट में तुम कुछ भी हो, लास्ट में तुम हमेशा एक सिनेरियो पे पहुंचोगे। कौन से सिनेरियो पे, कि एक वेक्टर बचेगा कोई हॉरिजॉन्टल में, एक बचेगा बोलो किसमें, वर्टिकल में। जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल इस तरफ हो, क्या पता हॉरिजॉन्टल इस तरफ बच जाए और वर्टिकल इस तरफ, क्या पता हॉरिजॉन्टल इस तरफ बच जाए वर्टिकल इस तरफ, लेकिन कुछ भी हो आखिरी में एक डायरेक्शन बचेगी हॉरिजॉन्टल में और एक बचेगी बोलो किसमें, वर्टिकल में। और जब ऐसा होगा कि एक हॉरिजॉन्टल में बचा और एक वर्टिकल में बचा, दो नेट वेक्टर आगे 90 डिग्री पे, कितने पे आगे बोलो 90 पे, ऐसे में रिजल्टेंट निकालना मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को भी डाउट होगा इसके अंदर। √2² प्लस सिंपल होता है, बोला है कि नहीं, निकल जाएगा। और अगर एंगल निकालना ऐसे में तो तुम्हें एंगल का भी पता होना चाहिए कि जिसमें जैसे मान लो ये ए है और ये वाला बोलो क्या है, बी है, तो तुम्हें अल्फा पता होता है, अल्फा tan अल्फा होता है दिस बाय में दिस, बी बाय में क्या बोलो ए, तो वो मैं करा दूंगा तुम लोगों को। लेकिन मुझे तुम बस इतना बताओ मैं कई सारे वेक्टर से रिजल्टेंट कैसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा सभी वेक्टर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करो। अगर ऑलरेडी कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में छेड़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं है तो उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में लाओ। जैसे इस वाले को मैं, इसका इंपैक्ट मैंने अब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में देख लिया, तो मैं इसको भूल सकता हूँ, भूल गया मैं इसको, और मैंने देखा इसका इंपैक्ट इधर 5√3, इधर बोलो कितना है 5 है। अब नीचे 5 है ऊपर 25, तो नेट कितना बचेगा, ऊपर 20 और इधर कितना बचा बोलो 5√3, याद आ गया। अब दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट कितना होता है √(a² प्लस में क्या b², तो 20 का स्क्वायर प्लस में 5√3 का स्क्वायर, ये आएगा 475 21.7 आएगा। बच्चे सर वो तरीका आसान तो है भैया, वो तरीका आपको अभी तक आसान लगता है क्योंकि आपने दो वेक्टर के लिए सुना है। जब ये वेक्टर 3 बनते 4 बनते तो आपका फेल हो जाता है वो मेथड, और क्यों हो जाता है वो भी मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास बताया था। मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं 10 मिनट हमारे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। समझ में आ गई वाली बात। एंगल निकालना किस डायरेक्शन में सर, तो पता लग गया तो 0.43 है, अरे इधर ही पता लग जाएगा, इनके बीच में तो कहीं ना कहीं होगा ना। तो मान लो किसी एक तरफ तुमने अल्फा एंगल मान लिया कि ये वाले के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा कितना आएगा बोलो, दिस बाय में दिस ना, दिस बाय में दिस, दिस बाय में दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस 5√3 बाय में 20, आंसर आएगा 0.43। पहले उधर भी 0.43 आ रहा था, अल्फा फिर 0.43 देख लो कितने बार है। जिन बच्चों ने करा हुआ है चैप्टर उनको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं आ रही बात समझ में, फिर मैं तुम्हें और थोड़े से बढ़िया केस की तरफ लेके गया था। मैंने कहा मान लो कि ऐसे कुछ लग रहा है, 30 उधर 20 इधर 10 इधर, एक ही जगह पर एक ही ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लग रहे हैं। अब तुम रिजल्टेंट वाला मेथड लगाओगे ना, बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। क्यों फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो फॉर्मूले में ए और बी है ना, बस 3 वेक्टर तो है ही नहीं, ए बी और सी तो नहीं है ना। बात समझ में आ रही है, ए बी और सी 3 चीजें नहीं, कितनी है बोलो, 2 ही है, ए और बी। तो एक तरीका वो कुछ टीचर कहेंगे यहाँ कर सकते हैं, उससे भी क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे बताओ जरा। इस 20 और 30 का पहले बोलो क्या निकालोगे, रिजल्टेंट, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ √(a² प्लस b² प्लस में 2ab cos थीटा। फिर वो जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं तो आएगा, फिर उसकी बताओगे नेट डायरेक्शन बताओगे कि हाँ वो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया,
ऐसे करके आ गया तो पता लगेगा इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, अब इसको भूल जाओ, इन दोनों को रिजल्टेंट तो आ चुका है, अब ये 10 है और वो ये है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे बाय फाइंडिंग द एंगल ऑल्सो, कि तुम्हें पता लगा इससे 30 डिग्री इधर है, तो 30 डिग्री ये रहा, 30 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री ये रहा बेसिकली, तो 150 डिग्री पे दोनों है, अब दोबारा से रिजल्टेंट लगाओगे, तो मतलब आपको नहीं लगता बच्चों कि मेथड बड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाला है अगर मैं उस अप्रोच से गया तो? क्यों? क्योंकि 3 वेक्टर्स में मैं अगर आर वाला मेथड यूज करूंगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर वाला, तो पहले 2 का रिजल्टेंट निकालूंगा, फिर जो उनका रिजल्टेंट आएगा उसको इस्तेमाल करूंगा तीसरे के साथ, तो फिर उनका रिजल्टेंट आएगा। अरे नहीं आया समझ। और 4 में तो ये भारी भरकम और मुश्किल काम होने वाला है। मान लो 4 वेक्टर इस तरीके से कहीं पे है, तो पहले 2 का रिजल्टेंट निकालूंगा, 1 बन जाएगा, फिर उन 2 का निकालूंगा, फिर कहीं 1 बन जाएगा, फिर उन 2 का निकालूंगा। अरे नहीं है बस समझ। 3 बार हो सकता है फॉर्मूला लगाना पड़े, बट रिजॉल्विंग टेक्निक कहेगी भैया बहुत जल्दी होगा काम। कैसे? अब देखो जरा बोर्ड पे आपके सामने 3 वेक्टर दिए हुए 30, 20, 10। ये बताना चाह रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर 30 ऊपर लगा, 20 इधर लगा और 10 इधर लगा, 30 डिग्री बनाते हुए इस तरफ को वेस्ट के साथ 30 डिग्री बनाते हुए, बताइए नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा? अरे यार अगर ये 30, 20 और 10 सेम ही डायरेक्शन में लग गया तो सीधा 60 कर देते तुम लोग, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, इससे इंपैक्ट पड़ता है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं फोर्सेस। सो 30, 20 और 10 ऐसे लग रहा है, कुछ नहीं करना, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। दोबारा रिवाइज करा रहा हूं पूरी क्लास। 30 और 20 हो गया, अब बताओ 10 वाला जो है उसके साथ उसका कितना एंगल बन रहा है? 30, और वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं है। जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है मैंने नहीं छेड़ा उसको, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, है ना तान्या? क्या करना है बताओ जरा। 10 इधर है 30 डिग्री, तो बोलो इधर कितना कंपोनेंट बनेगा? 10 cos 30, 10 cos 30, और यहाँ कितना बनेगा बोलो? 10 sin 30। थीटा के साथ वाली लाइन पे बनेगा cos थीटा वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर लाइन में बनेगा sin थीटा वाला कंपोनेंट। जैसे ही इसको रिजॉल्व करा इसको भूल जाओ, क्योंकि रिजॉल्व आप कर चुके, इसका इंपैक्ट आप देख चुके दोनों डायरेक्शन में, इसको भूल जाओ, क्योंकि ये इन दोनों से ही बना हुआ वेक्टर है ना, तो या तो उन दोनों को ले लो या अकेले इसको ले लो, तो मैंने इसको हटा के बेसिकली उन दोनों को ले लिया। कुछ नहीं है, इसका इंपैक्ट मैं देख चुका दोनों डायरेक्शन। बताओ कितना आएगा? 10 cos 30 कितना आएगा? 10 cos 30 कितना आएगा? 5√3, और 10 sin 30 से 2 कट जाएगा तो 5 आएगा। अब देखो जरा फिर वही सिनेरियो, 2 एक उधर एक इधर एक इधर एक इधर, हर बार ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में कौन, वर्टिकल में कौन बढ़ा है? ऊपर 30 नीचे 5, तो ऊपर कितना बचेगा? 25। खत्म कहानी। इधर 20 इधर 5√3, क्योंकि 5√3 कैसे सॉल्व करो? अरे 5 इंटू में 1.73 है यार, 5 इंटू में 1.73 जो कि होता है, हाँ ये 8.75 होगा ना, 8.75, तो इधर 8.75 उधर 20, तो 20 में से 8.75 घटाऊंगा तो कितना आएगा बोलो? 11.35। अरे नहीं आ रहा समझ में। अब 11.35 इधर 25 इधर, यार 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उससे आसान कोई केस ही नहीं होता है, क्योंकि जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं रिजल्टेंट सीधा फॉर्मूला बनाता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस तो रूट ऑफ 20 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर प्लस में 11.35 का स्क्वायर, नेट आ जाएगा भैया 4। फिर इन दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट जो आया मान लो उसका अल्फा एंगल है, कितना एंगल बोलो? अल्फा एंगल है इस 25 वाले के साथ। नहीं आ रही बात समझ में? या बोले वर्टिकल डायरेक्शन के साथ नेट फोर्स हमारा कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो 10 अल्फा कैसे निकलेगा? दिस बाय विद दिस, तो यानी 11.35 अपन में क्या 25 ये वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू से कैसे डील करना होता है वो मैंने तुम्हें टेबल से देखना सिखाया। नहीं आया समझ में? कहां से? मैं दोबारा और क्वेश्चन कर रहा हूं, चिंता क्यों कर रहा हूं, और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? करें और क्वेश्चन। अब सुनिए जरा, एक और क्वेश्चन मेरे पास है। मान लीजिए आपको फाइंड द नेट रिजल्टेंट, मैंने ना तुम लोगों को उस दिन क्वेश्चन करवाया था कि ये वाला भी आपके इसमें है, आपको स्विमर वाला क्वेश्चन याद है? स्विमर वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाया था कि रिवर जो है ना फ्लो कर रही है 5 की स्पीड से, और स्विमर जो है ना स्विमर जो है वो जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन के साथ। फोकस करना क्वेश्चन पे। स्विमर जो है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन के साथ जा रहा है 30 डिग्री का एंगल बना के, ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना के जा रहा है। आप अपनी वो चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी कॉपी चेक कर लीजिए, मैंने कॉपी में क्वेश्चन करवा रखा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और क्वेश्चन ये था बच्चों कि ये रिवर तो फ्लो कर रही है इधर, और स्विमर जा रहा है ऐसे 30 डिग्री नॉर्थ के साथ एंगल बना के। पता नहीं तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, पढ़ रहे हो तो याद आ रहा होगा। मैंने इन दोनों का बोलो क्या पूछा था आपसे? रिजल्टेंट पूछा था। हालांकि तुम्हें पता है कि रिजल्ट निकालना यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं। क्यों नहीं बहुत बड़ी चीज? क्योंकि तुम लोग जानते हो कि सर ये 30 है ना, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 120। कितना बनेगा? मैंने नहीं यार बस समझे। और फिर मुझे एक वेक्टर पता है ये 5 है, और ये मुझे पता 15 है, और 120 एंगल है, तो मैं तो वैसे रिजल्ट निकाल सकता हूँ। सर कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रिजॉल्विंग सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से ले रहा हूँ। नहीं यार बात समझे संजीव, है ना? तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करें। 10 बजे तक सो ये 5 है और ये 15 है। गाइस सुनने की कोशिश करना। इसका मतलब रिवर जो है वो तो फ्लो कर रही है, रिवर जो है वो तो फ्लो कर रही है ऐसे, समझ रहे हैं बात को? ऐसे,
और स्विमर ने एंट्री कैसे ली है बताओ जरा, स्विमर ने एंट्री कैसे ली है, स्विमर जा रहा है ऐसे। तो आपको पता है नेट थोड़ा सा इस तरह मुड़ेगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ नेट रिजल्टेंट कितना बनेगा ना। सो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है यार, वेक्टर टेक्निक जो रिजॉल्विंग टेक्निक है ना बहुत सिंपल है। वो कहती है कि देखो ये वाला वेक्टर तो जो 5 है वो तो ऐसे ही है, और जो ये वाला है बेसिकली 15, वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है आपको बस पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक एंगल पता होना चाहिए। सो यहाँ कितना एंगल बना रहा है 30, तो क्यों ना इसको रिजॉल्व कर ले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। यहां पर ध्यान दो आदर्श, लिखो मत। तो मुझे बताओ जरा, ये वाले को तो छेड़ने की जरूरत है नहीं, इस वाले को मैंने रिजॉल्व करा, बोलो इस तरफ कितना आएगा, बोलो 15 cos 30, और इधर बोलो कितना आएगा, और जैसे ही ऐसा तुम कर लो भूल जाओ तुम इसको। अब बताओ फटाफट से कितना बनेगा, ये तो 5 है, ऊपर बताओ कितना बनेगा 15, अभी लिखो मत बच्चों, 15 cos 30 कितना होगा, cos 30 होता है √3/2, शायद cos 30 √3/2, 2 से वो कटेगा, 2 से 7.5 पे आ जाएगा, तो ये बनेगा 7.5 √3, 7.5। फिलहाल मैं अगर उसको कैलकुलेट कर लूं 12 पॉइंट, चलो तो ये बन रहा है 12.97। बच्चों फोकस करो, और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 7.5, कितना बन रहा है, क्यों भाई 15 इंटू में 1/2 7.5 बन गया, ताने नहीं आ रही बात समझ में। अब ये 7.5 और वो 5 और ये 12.97, ये समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। अब बताओ किस तरफ बड़ा है भाई, किस तरफ बड़ा है, 7.5 इधर 5 उधर, लवेश लिखो मत, लिखो मत, समझो 7.5 इधर 5 उधर, 7.5 में से 5 घटेगा, बोलो कितना बचेगा, 2.5। तो इस तरफ कितना बचा, बोलो 2.5, इस तरफ बचा सर 2.5 मीटर पर सेकंड, और उस तरफ बचा बेसिकली 12.97। यू कैन टेक इट एज 13 भी ले सकते हो उसको नियरली, या 12.97 ही लेके चलना, ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताओ जरा फाइनली अगेन आप लोग कहां पहुंच गए हैं, अगेन आप लोग पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां पर सब कुछ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में फाइनलाइज हो चुका है। अब बताओ ऐसे का रिजल्टेंट कैसा बनेगा, ऐसे का रिजल्टेंट कैसा बनेगा, रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर प्लस में 12.97 का स्क्वायर, 12.97 नहीं करना, 13 कर लेना, 13 कर लेना, आ जाएगा रिजल्टेंट। अरे नहीं आ रहा। और एक मजे की बात दिखाऊं आप लोगों को, आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है, बताना नेट रिजल्टेंट कहां बनने वाला है, नेट रिजल्टेंट कहां बनने वाला है। अरे यार 90 डिग्री वाले केसेस भी नहीं आते तो फिर कुछ नहीं आता बच्चों, याद है ऐसे बनेगा तो वो थोड़ा सा इधर जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा, वो 19 डिग्री इधर था यानी 11 डिग्री इधर था, वो 11 डिग्री इधर, देखो हमारा रिजल्टेंट भी अपने आप आ रहा है कि जो हमारा स्विमर है ना वो अभी भी वर्टिकल डायरेक्शन से इधर ही जाएगा नेट। नहीं आया बात समझ में। और ये निकालना चाहो तो एंगल निकाल सकते हो तुम लोग अल्फा मानते हुए, tan अल्फा बताओ कितना आएगा, tan अल्फा बताओ कितना आएगा, दिस बाय में दिस यानी 2.5 अपॉन में 12.97, तो tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा यहां से। नहीं आ रहा ना तुम्हें समझ में, .19 और 0.19 जो वैल्यू है ना वो आप लोग की एग्जैक्टली 11 डिग्री पे, आप आंसर देख लीजिए 11 डिग्री मिलेगा, आप देख लो जाके पीछे पन्ने पलट के 11 डिग्री ही फाइनल आंसर है। इसका मतलब आप बताएंगे इसमें जो नेट है ना स्विमर 11 डिग्री का एंगल बनाते हुए वर्टिकल डायरेक्शन से मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, और उसका आंसर भी ये था कि इस नॉर्थ डायरेक्शन से ना 11 डिग्री लेफ्ट की तरफ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था। बिल्कुल सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन आपको सिर्फ वो टेक्निक मेरे को ज्यादा आसान लग रही थी रिजल्ट वाला, जो मैं r = रूट ऑफ a स्क्वायर, बिल्कुल लग रही होगी, क्यों, क्योंकि आप 2 वेक्टर के लिए सोच रहे हो, इसके लिए सोच रहे हो 2 के लिए, जैसे ही वेक्टर 3 होगा तो वो टेक्निक बिल्कुल क्या होने वाली है, फ्लॉप होने वाली है। तो मैं तुम्हें 2 पे काम करके 3 वाला भी सिखाने वाला हूँ, ये समझ में आ रहा है तुम्हें करना क्या, करना सिर्फ इतना सा बच्चों, जब तुम्हें कई सारे वेक्टर्स का रिजल्ट निकालना हो, इससे बेस्ट टेक्निक कुछ नहीं हो रही है, हर जगह काम करेगी, कहीं फेल ही नहीं होगी। करना सिर्फ इतना सा है, जितने भी वेक्टर बने हुए हैं जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑलरेडी है उनको मत छेड़िए, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है शौर्य क्या करना है उसको हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में उसका इंपैक्ट दिखना है, रिजॉल्व करना है, और फिर नेट शेल सब कुछ क्या करना है बोलो, किसी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आना है और किसी एक वर्टिकल डायरेक्शन। सीधी बात समझ में आ रही है। उसके बाद जब 2 नेट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो परपेंडिकुलर केस में तुम्हें रिजल्ट निकालना आता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंगल भी निकालना आता है। करें को ट्राई क्वेश्चन, तो बढ़िया क्वेश्चन ट्राई करते हैं थोड़ा सा। चलिए आपको रिजल्टेंट बताना है इस केस का, यहां पर एक F फोर्स लगा, यहां पर एक F फोर्स लगा, और यहां पर एक F फोर्स लगा, और ये सारे एंगल 120 है। चलो बड़ी मजेदार बात सिखाता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द रिजल्टेंट। ये मैं ही सिखाऊंगा अभी फिलहाल आप लोगों को, सुनिएगा। कितने वेक्टर्स हैं, 3। ओके सो गाइज पहले सीखेंगे हम जो ट्रेडिशनल तरीका हमारा आर वाला ना, उससे सिखाऊंगा इसको, फिर सिखाऊंगा, हाँ पहले वाला ही हो, वो पुराना तरीका, रिजॉल्विंग नया तरीका। सुनो मेरी बात को, क्लास इधर पहले मैं सिखाऊंगा तुम्हें रिजल्टेंट वाले मेथड से, ठीक है, हैं 0 आएगा बिल्कुल। पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा रिजल्टेंट वाले तरीके से, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा बेसिकली रिजॉल्विंग वाले टेक्निक से, ठीक है।
तो दोनों से सीखेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, पता लगेगा एग्जैक्टली फर्क क्या है। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, रिजल्टेंट वाला मेथड क्या कहता है? कहता है पहले किन्हीं भी दो को पकड़ के उनका रिजल्ट निकाल लो, किन्हीं भी दो को पकड़ के उनका, तो मान लो मैंने इन दो को पकड़ा, इन दोनों को बोलो क्या निकाला? रिजल्टेंट। इन दो का रिजल्ट निकाल रहा हूं। सो मुझे बताओ दो एफ और एफ है, दोनों ही फोर्स एफ और एफ है, बराबर है बिल्कुल, और कितना एंगल है बोलो? 120। कितना है बोलो? फिलहाल के लिए इसको आप भूल सकते हो तीसरे वाले को, और इन दो का रिजल्ट निकालो। तो मुझे बताओ अगर दो 120 पे है तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? बताओ जरा, उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? बोलो मान लो एफ नेट बोलो उन दो का, तो बोलेंगे रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस में बोलो क्या? एफ स्क्वायर प्लस में 2ab, अरे भूले तो नहीं है फॉर्मूला आयुष यहां पर, और कॉस 120। बताओ कितना आएगा? तो ये एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला ऑलरेडी 2f स्क्वायर है, और वैल्यू जो cos 120 की होती है माइनस का 1/2 होती है। कोई दिक्कत है आदर्श? यहां पर 2f स्क्वायर माइनस में f स्क्वायर बनेगा, और ये बन जाएगा बच्चों f स्क्वायर, और बोलो कितना आंसर आएगा? f। रिमाइंड से तुम्हें बताया भी था कि जब दो वेक्टर बराबर वेक्टर 120 डिग्री पे होते हैं ना, तो वो सेम रिजल्ट देते हैं। कैसे रिजल्ट देते हैं? सेम। तो मुझे बताया इन दोनों का 120 डिग्री पे, देखो f और f का 120 डिग्री पे जो रिजल्ट आया कितना है? बोलो f ही आया। कितना है बोलो? और मुझे ये सिर्फ बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये दो ऐसे हैं, फोकस करना भाई, अगर ये दो बिल्कुल दोनों ही f हैं और ये नीचे भी f है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट f आए वो कहां आएगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं, अगर बराबर है तो बिल्कुल कहां आएगा? बीचों बीच। अरे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल कहां आएगा? बीचों बीच। समझ नहीं पल्ले पड़ रहा। तो अगर बीचों बीच बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि बराबर फोर्स है, बराबर फोर्स, तो बिल्कुल कहां आएगा? बिल्कुल मिडिल में आएगा। जैसे मान लो यहां भी है फोर्स है, यहां भी है फोर्स है, तो 45 पे आएगा बिल्कुल बीच में, है ना? कितना आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं 90 डिग्री के हिसाब से, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया f, हालांकि क्वेश्चन रिजल्टेंट से भी आसान हो गया, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट बोलो कितना आ गया? f। तो मैं उन दोनों को भूल सकता हूँ, सीधा बोल सकता हूँ, अब सीधा बोल सकता हूँ, फोकस करना, अब सीधा बोल सकता हूँ कि इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है वो कितना है? बोलो f ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ बोलो कितना है? बोलो f। तो f और f नेट सेल कैंसिल हो जाएंगे, तो बोलो नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा बोलो? तो रिजल्टेंट वाली टेक्निक से हो गया, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। कहीं तुम सोचो वो बिल्कुल प्रॉब्लम ही है भैया उस मेथड के अंदर, कर सकते हो, उससे भी हो गया आसानी से, क्योंकि इस केस में थोड़ा सिनेरियो ऐसा होता है। मैं बताऊंगा एक केस क्या है, और एक सिंपल एक बात याद कराऊंगा, उसके बाद ऐसे सारे केसेस तुम्हें वन स्टेप में आंसर करना है सबका आंसर। जैसे मैंने 0 बोला एकदम से, तो बताऊंगा कैसे बोलना है। सो आप मुझे बताओ ये वाला रिजल्टेंट वाला मेथड समझ में आया? पहले दो का रिजल्टेंट निकाला, कितना आया बताओ जरा? f और f का रिजल्टेंट कितना आया? बोलो f। वो तब आया जब वो 120 डिग्री पे था, और वो कहां आएगा? बिल्कुल बीचों बीच आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल बराबर फोर्सेस है। और आपको लगता है कैसे, तो आप एंगल निकालना चाहते हो निकाल लो यार, किसी एक के साथ अल्फा मान के निकालो, 60 डिग्री आ जाएगा। करके बताऊं यार, समझ में आ गया? अगली बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फोटो पे अच्छे से सुनना, कि मैं इसी टेक्निक को रिजॉल्विंग से करूं तो कैसे करूंगा? कौन मुझे बताएगा रिजॉल्विंग से करूं तो कैसे करूंगा? देखो f और f, चलो किसको छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नीचे वाले का। बहुत अच्छे बच्चों। और ये एंगल 120 है, तो क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए बच्चों इधर रियान, रिजॉल्व करने के लिए मुझे ना हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ किसी एक के साथ तो एंगल पता होना चाहिए, तभी तो रिजॉल्व कर पाऊंगा। सो मैंने कहा यार मुझे पता तो है ये बीच वाला पूरा एंगल बोलो कितना है? 120। कितना है बोलो? तो ये वाला कितना होगा? बोलो 60। और ये वाला भी कितना होगा? तो मुझे पता है कि भैया कितना है। तो मुझे बताओ अगर वो 60-60 है, फोकस करना भाई, अगर वो 60-60 है तो इस f का इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट बनेगा? बोलो f cos 60, और इसी का इस तरफ कितना बनेगा? साइज समझ में नहीं आ रहा सर। अगर इधर f है तो इसका फोर्स का कंपोनेंट या तो ऊपर है या बोलो इधर है। अरे कोई ऐसे जा रही है तो उसका फोर्स या तो यहां काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है, तो उसको थीटा के साथ वाली लाइन पे करता है कॉस वाला कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर लाइन पे साइन वाला कंपोनेंट। तो इसका f cos थीटा, f cos 60 इधर, f sin 60 इधर। नहीं आ रही भाई बात समझ में? पक्का साक्षी? अगर यहां f है और ये 60 है, तो फिर दोबारा बताओ क्या होने वाला है? बोलो भाई, इस f का इधर कितना कंपोनेंट काम करेगा? बोलो f cos 60, अरे थीटा के साथ वाली लाइन पे यार, और इधर बोलो कितना करेगा? f sin 60। तो भैया तुम नेटशेल ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करो। अब तुम इन दोनों को भूल सकते हो, तो नेटशेल सब कुछ या तो हॉरिजॉन्टल है या बोलो क्या है? सीधी यहां पर सब कुछ या तो हॉरिजॉन्टल है या बोलो क्या है? वर्टिकल है। लेकिन क्या आप लोगों को दिख रहा है कि f दोनों का सेम था? तो f sin 60 बिल्कुल सेम वैल्यू होगी। तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे को बोलो क्या कर देंगे? अरे नहीं यार, अरे बराबर हो गए ना, कैंसिल कर दिया। और ऊपर कितना बचा नेट? बताओ जरा, ऊपर कितना बचा? अब दिमाग लगाओ, cos 60 की वैल्यू कितनी थी? 1/2। तो f/2 सेम है डायरेक्शन में, जुड़ के बोलो कितना हो गया? f। तो ऊपर कितना हो गया? f, नीचे कितना हो गया? नेट कितना आ गया? जिसको ये करना आ जाता है ना, वो इतना टाइम लगाता ही नहीं है, इससे जल्दी होगा वो टेक्निक हमेशा, क्योंकि कुछ नहीं करना होता, रिजॉल्व करना होता है, नेट सेल जोड़ना होता है, कहानी खत्म हो जाती है। नहीं आया ना समझ में? अब मैं तुम लोगों को एक ट्रिक दूं, वो ट्रिक ये है बच्चों कि अगर, अब सुनना अच्छे सुनना, कई सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन पे हैं,
एक ही प्लेन मतलब बोर्ड पे ही मान लो इस प्लेन पे ही है और इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? दे विल ऑलवेज फॉर्म अ नेट रिजल्टेंट जीरो। वो हमेशा कितना रिजल्ट बनाएंगे बोलो? दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला। अगर एक ही प्लेन पे कई सारे वेक्टर्स हैं और सबके बीच में कैसा एंगल है? बराबर। नीट में क्वेश्चन आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, वो देखना आता है बच्चा सॉल्व करेगा और वो डायरेक्ट पता है कि नहीं पता। अगर मेरे कई सारे वेक्टर, हाँ बोलो, सेम मैग्नीट्यूड के, बिल्कुल, अगर मेरे वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के सेम एंगल बना रहे हैं एक ही प्लेन पे, तो सीधा आप लोग नेट रिजल्टेंट कितना कर देंगे? जीरो। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। क्या तुम लोगों को पता है? अरे ये बताओ, ये एफ होता है, ये एफ होता है, इधर 180, इधर 180, सेम बन रहा है, सीधा कितना होगा? अरे यार वैसे भी जीरो होता है तो नहीं होगा जीरो। चलो ये बताओ, इधर एफ, इधर एफ, सेम प्लेन पे है, देखो सारे सेम प्लेन पे हैं, बताओ कितना आना चाहिए? अरे सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे यार, एफ उसको कर देगा, एफ इसको कर देगा, नहीं यार बात समझ में? जीरो। अभी जो तुमने केस पढ़ा 120 120 120 सारे बराबर थे, नेट कितना? प्रूव करा है, हवा में बात कर रहे हैं, प्रूव करा है, प्रूव करा है। अरे नहीं यार ये बात समझ में? अच्छा ये क्वेश्चन दे दिया इसमें एग्जाम के अंदर, नीट के अंदर क्वेश्चन ये देगा, देखो नीट के अंदर क्वेश्चन ये देगा, बोलो। कुछ नहीं करना, सीधा आंसर जीरो कर देना। क्यों भाई, क्यों बताओ जरा? क्योंकि आपने 72 72 72 5 बार जोड़ो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। पूरे एक ही प्लेन पे पांचों वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, सीधा आंसर बोलो कितना हो जाएगा? जीरो। क्योंकि सारे वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे हैं, इक्वल हैं और इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, आपको नेट फाइनल आंसर कितना करना है? हर बार जीरो करना है। हाँ बोलो। हाँ कौन सा? दोबारा बताओ, दोबारा बोलो। हाँ बीच में आपने एक और ले लिया, हाँ ठीक है, तो सर कैंसिल नहीं होएगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं, अगर तुमने बीच में ले लिया तो एंगल इक्वल नहीं रहेंगे ना। अगर तुमने बीच में ऐसे ले लिया तो यहां तो 90, यहां 90, यहां तो 45 हो जाएगा ना। वो क्या कह रहा है? इक्वल एंगल्स हैं सभी वेक्टर में और सारे वेक्टर बराबर हैं, तो आप नेट कितना बोलोगे? ऐसा ट्रिक याद कर सकते हैं, बस किसी स्पेशल केस है बस ये, है ना। हर बार जरूरी नहीं ऐसा होगा, बट ये स्पेशल केस की तरह काम कर रहा है। नहीं आ रही बात समझ, है ना? क्या चीज? नहीं जीरो ही बोलना है इसको, सीधा ऐसे नहीं आता। जैसे ये आएगा ना तो वो जानता है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए, अब वो आएगा तो 120 वाला आएगा। कितना आएगा? 120 वाला। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं। चलो इसका बताओ। ओए बस करो करो करो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा लेकिन कर लेना, ठीक है? करना। अबे नेट फोर्स बताना है, सब सिखा देंगे लास्ट में, क्या ये तो हो गया। 10 20 और 30 ऐसे लग रहे हैं, बताओ कितना बनेगा नेट?
कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट बनना चाहिए। पच्चीस आ रहा है नेट, सही पूरा 25 एग्जैक्ट वैल्यू बन रहा है। मुझे तो लग रहा है थोड़ा डेसिमल्स तक जाएगा शायद। अच्छा बताओ किन दो वेक्टर को छेड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों? 20 को और 10 को छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी इन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डायरेक्शन। व्हाट विल बी द, इधर 30 वाले को छेड़ते हैं, बोलो 30 वाले के साथ क्या करना है बोलो। ये जो 30 वाला है बच्चों, इसके पास ये एंगल 30 है ना, तो मुझे बताओ जरा इस तरफ इसका कितना असर पड़ेगा बोलो? 30 cos 30, और इस तरफ कितना पड़ेगा बोलो? अरे नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल भीड़ भाड़ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना है कि इसका इंपैक्ट यहां और यहां मैंने देख लिया, थीटा के साथ वाली लाइन पे कॉस और परपेंडिकुलर पे साइन। नहीं आया कुछ समझ में। ये टेक्निक बच्चों आपने सीख लेना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये बहुत काम आने वाला है तुम्हारे को एंट्रेंस अप्रोच पे। 12th क्लास में तो इतना काम आएगा, मतलब सोचो ही मत, बहुत ज्यादा काम आएगा। और अभी फिजिक्स में देखना तुम्हें कितना यूज करवाऊंगा इस चीज को, अगर तुम्हें टेक्निक समझ में आया थी तो। अभी 30 को भूल जाओ, है ना, भूल जाओ। तो अब क्या करेंगे बताओ जरा? अब नेट चल या तो इधर है चीज या इधर है, अब दोनों ही इधर है, जोड़ दो उनको, तो बताना जरा कितना बनेगा। cos 30 कितना होता है? √3/2। √3/2 मतलब 15√3, है ना? अरे यार नहीं आ रहा समझ में, √3/2 ना, cos 30 होता है √3/2, तो 15√3। 15√3 का मतलब हो जाएगा 15 इंटू में 1.73। कैलकुलेटिव है, मैं भी सब आपसे भी कहूंगा अभी चाहे आप कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मेन मकसद भी कॉन्सेप्ट सिखाना है, वैल्यूज पेपर में इजी ही आती है। सो 25.95 आ रहा है, 25.95 नियरली 26 है। कितना बोलो? 26 और 20 बोलो कितना हो जाएगा? 46। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया। ये 46 हो गया। नेट चल इधर कितना बनेगा बोलो? sin 30 1/2, 15 और 10 कितना हो गया बोलो? 25। इन दोनों का नेट बन गया 25, इन दोनों का नेट 46। अरे ये 45.95 है यार, 45.95 राउंड ऑफ भी करोगे 46 ही बनता है। सही कर रहा हूं? कुछ नहीं आ रही बात समझ में? सिद्धि यहां पर नहीं आ रहा समझ में? 46.25 दे आर एट द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ना। सो नेट कितना बनेगा जरा बताओगे? सो नेट फोर्स बच्चों हमारा आने वाला है 25 का स्क्वायर। कैलकुलेटिव है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन से मत घबराइए आप, पहले कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करें। बाद की चीज है, नीट वाले उनको पता है हमें बच्चों को, जेई वाले को क्वेश्चंस करवाने मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर आंसर करने, उन बच्चों को वो ऐसा कैलकुलेशन नहीं देते कि बच्चा कर ही ना सके। ठीक है, हालांकि अभी बड़ा बदनाम हो रहा है एनटीए फिलहाल टाइम में, उसकी बात अलग है। लेकिन ये सब चीजें देख के ऐसा नहीं कि पढ़ना छोड़ दो कि ये तो धांधली होनी है। चलिए क्लास प्लीज। तो नेट फोर्स ऐसे में कितना बना बोलो? 52.3 न्यूटन का नेट फोर्स बनेगा अगर 30, 20 और 10 ऐसे एक्ट कर रहे हो तो नेट कितना बनेगा बोलो? 52.3 न्यूटन। कितना आसानी से निकल गया। दूसरी बात, अगर ये किस डायरेक्शन में बनेगा अगर ये भी जानना चाहते हो तो नेट आपके पास ये दो वेक्टर्स थे लास्ट में, इन दोनों को आप लोगों ने ऐसे करके जोड़ा, रिजल्ट कुछ ऐसे आया होगा सर एफ नेट। तो आप लोग चाहो तो वर्टिकल के साथ अल्फा मान लो या हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा मान लो, किसी भी तरह मान लो। अगर ये अल्फा मानोगे तो आप एंगल बता पाओगे इस वर्टिकल के रिस्पेक्ट में, और अगर इसको अल्फा मानोगे तो आप एंगल बता पाओगे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। ये हॉरिजॉन्टल से इतना ऊपर है, वर्टिकल से इतना इधर है। ब्रो सही है कि नहीं? सो अल्फा कैसे निकलेगा यार? 90 डिग्री के केसेस में आपको सोचना ही नहीं होता है। tan अल्फा होएगा दिस बाय दिस ना, दिस बाय दिस, तो बोलो कितना आएगा? 46 बाय में कितना बोलो? 25। 46 बाय 25 कितना आ जाएगा बच्चों? 46 बाय में 25, दिस विल बी 1.84। एंड 1.84 आप लोग सोच सकते हैं क्योंकि tan 60 जो होता है वो √3 होता है, 1.73 होता है, 1. तो 60 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है, 60 डिग्री से थोड़ा सा, अरे यार नहीं आ रहा समझ। जो अल्फा का वैल्यू है ना, कहीं ना कहीं मैं अभी रैंडम लिख देता हूँ, ये लगभग 64 डिग्री के आसपास है, 64 डिग्री के आसपास। तो आप लोग क्या बोलोगे? बोलो कि जो नेट फोर्स है वो लगभग 64 डिग्री वर्टिकल डायरेक्शन से, समझ रहे बात को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ लग रहा है ना, 64 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, यूं बोल सकते हो आप लोग। और ऐसा इसलिए है कि थोड़ा इस तरफ इसलिए क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स बोलो क्या है? कम है।
था नहीं, ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स क्या है कम, इस तरफ फोर्स थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसलिए झुकाव थोड़ा सा इस तरफ को ही नेट का। समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। लेकिन ये 3 वेक्टर अगर तुम्हें गलती से भी अगर रिजॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने पड़ जाए बाय यूजिंग द रिजल्टेंट फॉर्मूला, सो भैया बहुत आफत आने वाली है। क्यों आने वाली, सोचो। पहले क्या कर सकते हो, बोलो पहले क्या कर सकते हो। पहले कि नहीं, 2 को पकड़ लोगे, इसको और इसको, और इन दोनों से क्लास इधर 30 और 20 का 30 डिग्री है, तो रिजल्टेंट निकालोगे। लविश इन दोनों का बोलो क्या निकालोगे रिजल्टेंट। जब इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा तो आना तो कहीं बीच में ही है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि बिल्कुल बीच में आ रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, थोड़ा इधर आ रहा है। फिर वो रिजल्टेंट निकालेंगे बिल्कुल डायरेक्शन के साथ, ताकि उसका एंगल पता लग सके कि भाई इसके साथ उसका कितना एंगल बन रहा है। अरे मान लो यहाँ 15 पे आ रहा है, बिल्कुल यहाँ आ रहा है, इसका 15 बना रहा है, तो ये 15 और वो 60, फिर 75 डिग्री आएगा। 75 डिग्री पे तुम वैसे ही कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो 3 वेक्टर्स आने के बाद तो ना भैया वो फ्लॉप है, वो मेथड ही फ्लॉप है। फिर से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट काम करता है, बोलो रिजॉल्विंग वाला, है ना। आपके लेवल में बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे 11th क्लास के अंदर, कुछ क्वेश्चंस आते हैं बाद में, जब मैं टेंशन वगैरह के क्वेश्चन सिखाऊंगा तुम लोगों को। टेंशन वाली टेंशन नहीं है, टेंशन मतलब स्ट्रिंग में आती है जो खिंचाव आता है, उसके क्वेश्चन जब सिखाऊंगा तो उधर ये आएगा बेसिकली। 3 तो मतलब दिखेगा तुम लोगों को, 4 तो मैं वगैरह आपकी पूरी एनसीईआरटी में कहीं नहीं होगा, 4 आपके लेवल पे देंगे ही नहीं। 12th क्लास में एक क्वेश्चन मुश्किल से है जिसमें 4 वेक्टर्स दिखते हैं, और 4 से ऊपर तो मैंने आज तक नहीं देखा किसी बुक के अंदर दिया। या तो वो डायरेक्ट वाला केस देता है जब 5 वेक्टर देगा कि सब में बराबर एंगल बन रहा है, बताओ कितना रिजल्टेंट है, जीरो बोल देंगे सीधा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक लास्ट केस बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि लास्ट केस तुम किस तरीके से करोगे। मान लो बच्चों कि यहां पर हमारा कोई फोर्स है 10 न्यूटन का, यहां पर एक फोर्स है 20 न्यूटन का, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। थोड़ा मुश्किल कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे मर्जी कर लो यार। 60 डिग्री है, यहां पर बच्चों एक फोर्स और है, तीस डिग्री है, ये मान लो 20 है, 30 डिग्री है। फाइंड रिजल्टेंट। चलो मैं ही बता रहा हूं, जल्दी से देखो भाई, बस आप लोग मदद करना है इसके अंदर, जल्दी से मदद करें भाई। कौन से वेक्टर को रिजॉल्व करने की नीड नहीं है, 10 को। और किसको रिजॉल्व करने की नीड बहुत ज्यादा है भाई, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, दोनों को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व कैसे करूंगा, इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इनका असर देखूंगा कितना है। ठीक है, सीधे यहां पर बाद में नोट कर लेना जो कर रहे हो। यहां पर आएगा 10। अब मुझे बताना जरा, जो ऐसे करके 60 है, पहले मैं उसको कॉपी कर लेता हूं, काम करता हूं, इस डायग्राम को ही हम कॉपी कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ सब बच्चे, बताना भाई, शुरू करो। इस 10 को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ में अगर मैं मान लेता हूं ये वाला मेरा वर्टिकल डायरेक्शन है और यहां से ये मेरा वर्टिकल डायरेक्शन है, जरा मुझे फटाफट से बताओ इस 20 का असर इधर कितना पड़ेगा, इधर कितना पड़ेगा, बता सकते हो? बोलो बोलो बोलो, इस 20 का इधर कितना इंपैक्ट होगा, बोलो। 20 cos 60, और इधर कितना होगा, बोलो। समझ नहीं आ रहा शायद। इस 20 का, इस वाले 20 का फोकस करना है, अलग पेन से बना रहा हूं। इस वाले 20 का इधर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, 20 cos 30, और इधर कितना पड़ेगा, वैल्यू मुश्किल ले ली है मैंने, चिंता मत करिए, मैंने बहुत मुश्किल कॉम्प्लिकेट वैल्यू ले ली है, यहाँ पर सबको डेसिमल बनने वाला है। लेकिन मेरा मेन मकसद अभी यहाँ पर ना कैलकुलेशन सा नहीं है, मेरा मेन मकसद है कि आपको रिजल्ट्स निकालने आए इन वेक्टर्स के थ्रू। बस वो बताओ, मैथमेटिक्स की बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है अभी, मैथमेटिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। हाँ क्या चीज, टेंशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम टेक्निक के लेके चल रहे हैं तो मैं चीज नहीं करना चाह रहा उसको। ठीक है, उससे ही चलो तो बढ़िया रहेगा। सो मुझे एक बात आना था बच्चे, अब मैंने उसको ऐसे रिजॉल्व कर लिया, अब बताओ जरा रिजॉल्व करते के साथ ही कौन से वेक्टर्स को तुम भूल सकते हो, इसको और इसको भूल जाओ। अब तुम्हें नेट शेल क्या दिख रहा है, नेट शेल क्या दिख रहा है तुम्हें, पिक्चर क्या दिख रही है, सर कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, और कुछ 3 चीजें इस तरफ को है, तो ये तीनों तो जुड़ जाएंगी, ये तीनों तो, और वो ऊपर और नीचे में तो जो बड़ा होगा वो छोटे वाले को बोलो क्या कर देगा, माइनस। तो नेट शेल हम इधर और कहीं ना कहीं किसी एक तरफ को पहुंचेंगे, तो बाद में रिजल्ट निकालेंगे। नहीं आ रही बात समझ में, सर नहीं है बात समझ में, दोबारा सुनो मैंने क्या करा, दोबारा सुनो। इस 20 को रिजॉल्व करा, 20 cos 60 के ब्लू ग्रीन वाला है ऊपर वाले के लिए, 20 cos 60 पक्का समझ में आ रहा है, और ऊपर बोलो कितना, 20 sin 60। यहां बोलो 30 डिग्री था तो बोलो कितना, बोलो बने 20 cos 30, और ये वाला कितना होगा, बोलो 20 sin 30। मुश्किल तो नहीं लग गया कॉन्सेप्ट, पेपर में नहीं आने वाली अभी चीज ऐसी, लेकिन मैं मुझे सिखा रहा हूं ताकि तुम थोड़ा सा अच्छा लेवल का चीज सीख जाओ। ठीक है, सो मुझे तुम लोग बताना जरा, वो दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं। ऊपर बताओ कितना नेट बचा, ऊपर बताओ कितना नेट बचा, ऊपर बचा 20 sin 60। sin 60 कितना होता है, √3/2, 2 से वो घटा 10 पे 17.3, कितना बचा, नीचे कितना बचेगा 20 sin 30 यानी 10, इधर कितना कितना आएगा बच्चों। अब तुम्हें ये पता है इन दोनों का तो नेट बनना है, इन दोनों का तो नेट बनेगा 7.3, कितना बनेगा, इन दोनों का नेट बनेगा 7.3 ऊपर वाली दिशा में ना, तो ऊपर तो कर दो 7.3, और नेट बस इधर इधर की तरफ जोड़ना है। अरे नहीं आ रहा समझ में,
नहीं आ रहा समझ में, तो बोलो कितना आएगा, ये है 10, बताओ प्लस में कितना आ जाएगा, बोलो 10 न्यूटन के प्लस में कितना आ जाएगा। जो इजी है पहले वो देख लो, cos 60 इजी है, cos 60 1/2 होता है, cos 60 कितना होता है, तो बोलो 20 इंटू 1/2 कितना आ गया, 10, 10 और जुड़ गया, अरे नहीं आ रहा समझ में। फिर देखो जरा 20 cos 30, 20 cos 30, cos 30 होता है √3/2, क्या होता है, तो दूसरे वो घटा 10 पे 17.3 आएगा, 17 पॉइंट कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, आ रहा है, तो 17.3 और ये कितना हो जाएगा बोलो 37.3। लो भाई क्या मुश्किल है यार, एक 7.3 और एक 37.3, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, तो नेट फोर्स आ जाएगा 7.3 का होल स्क्वायर प्लस में 37.3 का होल स्क्वायर, एंड यू कैन सॉल्व द नेट रिजल्टेंट। और आपको इतने सारे फोर्सेस जो लगे हुए थे, ये 3 फोर्सेस लगे हुए थे, इनका नेट रिजल्ट कितना बनेगा वो तुम निकाल पाओगे, बोलो क्लियर है कि नहीं, किस डायरेक्शन में बनेगा, इफ यू आर वांट टू, मतलब वो भी निकालना तुम चाहते हो तो तुम लोग कुछ नहीं करना, तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसके अंदर बस एक क्या काम करना है, रिजल्टेंट बनाओगे इस तरीके से, कहीं तो बनेगा, अरे इन दोनों के बीच में तो बनेगा, उसका किसी एक के साथ बोलो क्या मान लोगे, अल्फा, tan अल्फा कितना आ जाएगा 37.3 डिवाइड बाय 7.3 और अल्फा निकाल लोगे यहाँ से, नहीं आया ना समझ में, तो आप बता दो कि हमारा नेट फोर्स जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन से इतने एंगल पर एक्ट कर रहा है, इन सबका मिला जुला सा पता लग गया कि वर्टिकल डायरेक्शन से इतने एंगल पर एक्ट कर रहा है नेट रिजल्टेंट, नहीं आया समझ में। अब बताओ जरा, अगर एक जगह पर बहुत सारा वेक्टर हो तो भी डील कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नहीं आ रहा समझ में, कितना मर्जी हो, मैं बता रहा हूँ 5 वेक्टर भी हो ना, सबको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व कर लेना, मैं बता नहीं रहा हूँ 5 का कि तुम लोग टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि आना तो है नहीं वो, है ना, बेवजह करा दूंगा तुम लोग टेंशन में आ जाओगे, और लेकिन करना कुछ नहीं होता वैसे, मान लो मैं वैसे देखो दिखा रहा हूँ, ये सॉल्व नहीं करना किसी बच्चे को, ठीक है ना, मान लो मैं बोल दूं यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, 10 लग रहा है 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है, ऐसे से बोल दूं मैं, यहाँ पर एक वेक्टर है जो कि लग रहा है 30 न्यूटन का, और ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, ऐसे बोल दिया मैंने। एक और बना देता हूं, ये है भाई 40 न्यूटन का, ये बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री, है ना, तो ऐसे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कैंसिल मत कर देना 10 और 30 को, अलग अलग डायरेक्शन में है वो, बिल्कुल यूं होता सामने सामने कैंसिल करते, अब ऐसा कुछ दिया हुआ है, अब क्या करूं, कुछ नहीं है सर, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है उसको वैसे ही रखो, बाकी सबको बोलो क्या करो, रिजॉल्व करो। और कैलकुलेशन मैंने बोला इस क्वेश्चन की मेरे को अभी नहीं करनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ समझूंगा कि नेट कैसे निकालना है, करना कैसे वो सीखूंगा बस। तो मैंने इस पिक्चर में क्या करा जरा बताओगे, समझ रहे हो वैसे तुम्हें करना क्या होगा, समझ पा रहे हो आप लोग मेरे बिना बताए। सो आप लोग क्या करेंगे, फोकस करेगा, अलग अलग पेन का इस्तेमाल करके हम इसको रिजॉल्व करते हैं। सो गाइज मुझे बताओ, अभी 20 को नहीं छेड़ना, 10 का बोलो कितना आएगा, 10 का बोलो कितना आएगा, 10 cos 30, और ऊपर की तरफ 10 का जैसे रिजॉल्व हो जाए 10 को भूल जाओ, अरे नहीं आ रहा समझ, वीडियो रुक गई, ये रुकी नहीं है, बच्चों 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 बोर्ड पे यार, अरे शोर नहीं, मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई भी कि नहीं आई। अब बताओ 10 का तो हो गया भैया, अब बताओ 30 का बोलो कितना, इधर कितना बोलो, आप लोग बोलो, अरे एक दो बच्चों का आता है क्या, 30 cos 60, इधर बोलो कितना, जैसे इसको रिजॉल्व करा इसको भूल जाओ, टाटा बाय बाय इसकी भी, है ना। और कौन सा बचा रिजॉल्व करने के लिए, ग्रीन वाला, अब ग्रीन वाले को रिजॉल्व कर लेते, बोलो किससे करूं, चलो इससे बोलो, 40 है तो बोलो कितना आएगा, और इधर बोलो, हो गया, अरे नहीं आ रहा समझ में, कर पता नहीं क्या करना है अब, अरे जो जो रिजॉल्व कर लिया उनको हटा दो वहां से अपनी जगहों से। नेट शेल तुम्हें क्या दिखेगा तुम्हें पता है, नेट शेल तुम्हें दिखेगा इधर की तरफ काम कर रहा है 40 sin 30, और बोलो कितना 30 sin 60, दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे बताओ। इस तरफ नेट कितना काम कर रहा है बोलो 20, और बोलो कितना 10 cos 30, ऊपर की तरफ बताओ कौन कौन काम कर रहा है बोलो 10 sin 30, और बोलो 40 cos 30, अरे यार नहीं आ रहा समझ में, और नीचे की तरफ बोलो कौन काम कर रहा है 30 cos 60, इज दिस फाइन, ठीक है 30 cos 60। अब आप मुझे बताओ जरा, 4 चीजें आपको दिख रही हैं, अब कैसे डील करूं यार, इन दोनों को जोड़ोगे नेट कुछ निकलेगा, इनको जोड़ोगे नेट कुछ निकलेगा, जिस तरफ बड़ा हो उस तरफ को नेट बच जाएगा, नहीं आ रहा समझ, इन दोनों को जोड़ोगे नेट कुछ बचेगा, ये कुछ ना कुछ होगा, जिस तरफ बड़ा हो उस तरफ को पहुंचा दो, लास्ट में आपके पास 2 डायरेक्शन बचेंगी बस, एक हॉरिजॉन्टल में से या तो इस तरफ वाली या इस तरफ वाली, वर्टिकल में से ऊपर वाली या नीचे वाली, जो भी 2 बचेंगे लास्ट में, फिर उनका रिजल्ट आएगा √2 प्लस
कभी नहीं पूछेगा इतना कॉम्प्लेक्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मन में वहम हो कि इतना मुश्किल पूछने वाला है। आपको तो 2 वेक्टर ही देने वाला है, और हद से हद कुछ हुआ तो क्या कर देगा, 3 वेक्टर। और मैं कह रहा हूँ 3 वेक्टर जैसे मर्जी दे देगा तो इसी प्लेन पे ना, और देगा जब वो इस प्लेन पे, तो मैं जो भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसको छेड़ूंगा नहीं और बाकी को रिजॉल्व कर दूंगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नेट शेल कोई एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बन जाएगी, नेट शेल एक वर्टिकल, और नेट शेल लास्ट में मेरे पास या तो एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक बोलो क्या होगी, वर्टिकल। उनका मैं रिजल्ट निकाल लूंगा। अगर ये अप्रोच आपको समझ में आ गई तो मैं कह रहा हूं आपको वेक्टर्स में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये यही पता होना चाहिए बस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब 5 मिनट लूंगा, अभी जाना नहीं किसी को भी। समझ में आया कि नहीं आया पहले मुझे बताओ। तो हम लास्ट टाइम जब बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, बना नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं आपको बार बार एक बात कह रहा था कि बच्चों ये कॉन्सेप्ट अभी हमने करा नहीं है, याद है? 2 मिनट लगेंगे बस, में 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा बस। क्या हो गया? बारिश हो रही है बाहर? मैं बारिश हो रही तो फिर जाके रिजल्ट निकालो किस तरह बार है। क्या हुआ? बोल बोल बोल। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस ऑन वेक्टर्स ना। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो आपके ना कभी भी क्लास नीट लेवल पे जो क्वेश्चन बेसिकली आएंगे, मैं बार बार आपको नीट लेवल ही क्यों बोलता हूँ बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम फाउंडेशन सिलेबस करते हैं ना 11th-12th के अंदर, दिस इज मच इनफ फॉर द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री फॉर द नीट लेवल ना। बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आपको जो कराया जाएगा ना उसके जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपका नीट लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अप्रोचेबल होता है। अप्रोचेबल नहीं, क्वेश्चन कर पाओगे सीधे छुट्टे के साथ ही, समझ में आ रही बात? बट जेई के लिए हमें थोड़ा सा, देखो जेई में 2 तरह का है ना, एक मेन से एक एडवांस है बेसिकली। आप लोग जो पहले देंगे, पहले वाले के लिए तो बच्चे क्लियर करते हैं, बहुत अच्छा परसेंटाइल लाते हैं, वो फाउंडेशन जैसा नीट जैसा ही बनता है। बट एडवांस का करने के लिए आप लोगों को थोड़ा और एडवांस पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है? थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि अभी आपके एकेडमिक्स लेवल पर डिस्कस नहीं किया सकते, नहीं तो फिर वो एकेडमी वाला छूट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखेंगे, अगर लगेगा कि मैं थोड़ा सोच रहा हूँ इस बात से कि 12th क्लास वालों को थोड़ा सा और एडवांस कराया जाए, लगेगा टाइम तो करवाएंगे। अब सुनो क्वेश्चन बढ़ के बताओ फटाफट से। एक फोर्स है 20 न्यूटन का जो एक्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, 60 डिग्री विद द वर्टिकल। क्वेश्चन देखना कैसा आता है, ये नीट के क्वेश्चंस हैं। एक फोर्स है 20 न्यूटन का जो कि एक्ट कर रहा है एक डायरेक्शन में जो 60 डिग्री वर्टिकल डायरेक्शन का बना रही है, बताओ उसका द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन कितना होगा? कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी भी, हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा सर। अब भैया ये नहीं कर पा रहे ना तुम लोग, फिर तो तुम रहने ही दो। कितना आसान क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं बिना पेन उठाए होगा। कह रहा है 20 न्यूटन लग रहा है किस डायरेक्शन में, बोलो? वर्टिकल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल बना के 20 न्यूटन का फोर्स हो रहा है। बताओ वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? यार सिंपल है, 20 cos 60, 20 साइन मत लगाना, थीटा के साथ वाली लाइन पे cos बनता है और परपेंडिकुलर लाइन पे साइन बनता है, भूल के लग रहा है। तो मुझे बता रहे जरा कितना बनेगा 20 cos 60, 20 इंटू में 1/2 कितना आएगा बोलो? 10। ऑप्शन नंबर 3 लगाओगे, भाग जाओ। नहीं आएगा समझ में? नेक्स्ट, ये देखो आई कैप, जे कैप, के कैप, अभी वेक्टर का ये कॉन्सेप्ट बचा पड़ा है, ये मैंने अभी नहीं कराया, हमारा अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास से ये शुरू होने वाला है। वेक्टर बहुत बड़ी चीज है भाई, अभी तो बहुत चीजें बची पड़ी है। ठीक है, अब बताओ जरा, देखो एक फोर्स है F अप्लाइड एट 30 डिग्री एंगल टू द एक्स एक्सिस। एक फोर्स F है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बोलो? 30 डिग्री। क्या कहता है इसके हैज द फॉलोइंग एक्स एंड वाई कंपोनेंट, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होंगे बताओ जरा? ऑप्शन कौन सा है? फटाफट बोलो, ऑप्शन कौन सा है? बिना पेन उठाए बच्चे कर देते हैं इसको। भाई तुम उठा लो पेन, कॉपी पेन निकाल लो, तुम उसमें करो, तुम उसमें करो सब बच्चे। अरे इस तरफ बनेगा यार, तुम क्या कर रहे हो? F cos 30, इस तरफ क्या बनेगा? अब cos 30 होता है √3/2, हाँ √3f/2 एंड वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा f/2। सो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन है, x के अलॉन्ग √3f/2 और वैसे f/2। पढ़ लो, पहले x बोला उसने, पहले x बोला तो x के अलॉन्ग ही वाला है, मुश्किल है ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
तूने तो सही बोला था, बिल्कुल ठीक है, मैं ही गलत समझ रहा हूँ। ये सुनो, क्वेश्चन 5वां। अब किसी ऑब्जेक्ट को तुम लोग ऐसे खींच रहे हो, बच्चों फोकस करना, किसी ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे खींच रहे हो 60 डिग्री एंगल बना के, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे भी घिसड़ता हुआ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा, सूटकेस की तरह होता है ना इस तरीके से, है ना। सो वो पूछ रहा है, बताओ जरा, अगर 200 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है 60 डिग्री एंगल बना के, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? बोलो बोलो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू। अरे मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा तुम लोग इतना टाइम कैसे लगा रहे हो। इधर बनेगा f cos 60 और f cos 60 का मतलब है f/2, और इधर √3 f/2, यही तो है ना। f का वैल्यू 200 है, 200/2 मतलब 100 हो गया। हॉरिजॉन्टल तो 100 है भाई, 100 तीन ऑप्शन में दिया हुआ, देखो वो आपसे मतलब वर्टिकल निकलवाएगा जरूर। अब वर्टिकल है √3 f/2, यानी √3 into 100, मतलब बनना चाहिए 86.6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और देख रहे हो आप लोग, इसके लिए भी कोई खास पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि f/2 से 100 पता लगता है, और f अगर 200 है तो 2 से 200 घटा 100 पे। देखो ये मैं कह रहा था कि सीबीएसई आपसे काम नहीं करवाना चाहती कैलकुलेटिव, वो फिजिक्स जानना चाहती है कि आपको आती कि नहीं आती। डॉक्टर्स उनको मैथ सॉल्व करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता है कि भैया बच्चों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फिजिक्स की ना, तो उसको पता होना चाहिए कि जो f है ना, अगर √3 f/2 और f 200, देखो 200 क्यों दिया, सोचो, दिमाग लगाओ, ताकि 2 से कटने के बाद तो 100 बने, कितना बने बोलो, और बच्चा सोच सके 1.73 को 100 से करने पे सीधा, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रही बात समझ, तो इजीली कैलकुलेबल हो। यहां पर 200 दिया हुआ है ना, अरे नहीं आ रही बात समझ में, कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया यार, या सही है? हाँ कहीं गड़बड़ हो रहा है। √3 f/2 है ना, तो √3 f/2 में f 200 आएगा, ये √3 इंटू में 100 आएगा। तुम लोग बोल रहे हो तो मैं मान ले रहा था भाई, 173 आएगा, नियरली अप्रोचिंग टू 175 ना, सो ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फ्लो में गलती हो सकती है, कैलकुलेशन ठीक करना। नहीं आ रही बात समझ में? आप लोग सब बोले चिल्ला के सी ऑप्शन, तो मुझे लगा सी होगा, सब इतने दोस्त में बोल रहे तो। अबे तुम छोड़ो, ठीक है, इधर आओ, ये ऑप्शन भी गलत है वैसे, 173 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलना बोलना इसका आंसर। एक फोर्स है 60 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, एक फोर्स है 60 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, कहता है इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन, अगर उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 50 न्यूटन का है, ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज, इस डायरेक्शन में कितना होगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन कर दो, मैं फ्री कर दूंगा आप लोगों को, आज का लास्ट है, तुम ही कर दो, मैं नहीं कराऊंगा। अरे इसके लिए पेन उठाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके लिए थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा भाई, उठा लो, बैग कर ली है, हम तो घर जा रहे। It is 7 75, ताने कह रहे 75 है वर्टिकल डायरेक्शन में। तुम लोग क्यों नहीं कर रहे भाई गर्ल्स? सिद्धि मुश्किल लग रही है? मुश्किल नहीं है भाई, और मुश्किल लगे तो वीडियो कवर कर लेना, वीडियो भेज, वीडियो डाल चुकी है लास्ट क्लास वाली, 2 दिन से मैं नहीं था तो नहीं डल पाई थी, लेकिन अब मैंने वीडियो डाल दी है तो उसको वहां से एक्सेस कर लेना, पब्लिकली डली हुई है, उस पर टॉपिक भी लिखा हुआ है। ये लास्ट है बच्चों, खत्म करते हैं फिर क्लास को अपनी आज की। कितना गलत है? 75। अब नेक्स्ट क्लास में ना तुम लोगों का एक कंपटीशन रखेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज कंपटीशन, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर भी रखा था, तो उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देते हैं बोर्ड पे, और जो खेमा सबसे जल्दी आंसर करता है उसको फिर रिवॉर्ड मिलता है, उसको मतलब एक तरीके से मार्क्स, मतलब देखेंगे ना, बॉयज टीम जीतेगी गर्ल्स टीम जीतेगी, तो पढ़ के आना वेक्टर वाला टॉपिक, ठीक है, पूरा पढ़ के आना अच्छे से। ये नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों का एक कंपटीशन रहेगा बॉयज एंड गर्ल्स की टीम का, और नेक्स्ट में ही कर लो, ठीक है, पढ़ के आ जाओ पूरा वेक्टर, क्या दिक्कत है। क्लास इधर भाई, ओए अब बताओ क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि एक फोर्स ना 60 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, 60 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया 50 है, कह रहा वर्टिकल बता दो। यार तुम एक बात, तो वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है? f cos 60, कह रहा मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूं 50 है, इसकी वैल्यू दे रहा हूं कितनी? अरे नहीं आ रही बात समझ में, क्योंकि तुम्हें उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया 50 में, कह रहा हूं भैया वो तो f cos 60 होता है, इसका मतलब f बाय में 2 का वैल्यू कितना है बोलो 50, इसका मतलब f का वैल्यू कितना है? तो कुछ बच्चे तो गलती से 100 पे टिक लगाएंगे फटाफट से, लेकिन उसने f पूछा ही नहीं है,
उसने पूछा वर्टिकल कंपोनेंट, क्या पूछा बोलो? अब वर्टिकल कंपोनेंट होता है एफ साइन 60 ना, सो ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, तो फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज एफ साइन 60, एफ इज योर 100, साइन 60 इज योर √3/2, दैट इज, मैं तो कहूंगा पहले 100 मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 173 बाय में 2, दिस इज 86.5, 86.5 नियरली 87, सो योर 87 इज द राइट आंसर गाइस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? अच्छा एक क्लास प्लीज, मैं बस तुमसे ये चाहता हूं कि तुम लोगों को ना ये जो रिजॉल्विंग वाला टेक्निक मैंने सिखाया, देखो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो ना, रिजॉल्विंग वाला जो टेक्निक है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन है 2 वेक्टर वाला भी, तुम्हें नहीं बन रहा रिजल्टेंट वाले तरीके समझ में नहीं आ रहा, लगा देना रिजॉल्विंग। क्या लगा देना? जो भी वेक्टर हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चलेगा उसको रिजॉल्व करना, आखिरी में वो 2 वेक्टर बचेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल परपेंडिकुलर में, उनका रिजल्टेंट निकाल देना, एंगल भी निकाल देना, सारी कहानी खत्म। 2 वेक्टर वाले पे भी हम रिजॉल्विंग लगा सकते हैं, लगाएंगे नहीं मार वाला फॉर्मूला, नहीं यार ये बात समझ में क्लियर हो रहा है? और एक ट्रिक क्या याद करके जा रहे हो, अगर एक ही प्लेन पे कई सारे इक्वल वेक्टर्स और उनके बीच में एंगल भी इक्वल है, एंगल भी बोलो क्या है? अब बोले कि 6 वेक्टर हैं बच्चों, इधर 6 वेक्टर हैं 50-50 न्यूटन के 60-60 डिग्री के एंगल पे, नेट रिजल्टेंट 0 कर देंगे, नहीं कर देंगे? फिनिश कर दूं? जाओ बच्चों, फीस भी रह रही है आप लोगों की, सब बच्चों की जिन जिन की नहीं आई इस मंथ की सबमिट करवाइए।